नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे, येलो बुक देख रहे थे, जिसके तहत मैंने आपको जो है हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। यानी अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के तीनों पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो मिडाइवल हो, मॉडर्न हो या एंसेंट हिस्ट्री हो। तो तीनों हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। दोस्तों देखिए, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम काम करेंगे। अभी हमारा चैनल डीमोनेटाइज है, 1-2 दिन में, मतलब 15 तारीख टाइम दिए है टाइमलाइन। अगर उसमें हो जा रहा है तो दोस्तों हम अपनी क्लासें बढ़ा देंगे, यानी हर चीज़ कराएंगे। लगभग जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट आपकी होगी वो सारी चीज़ें हम समाहित करेंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्लासें मैं आपको डेली दूं, और मतलब ऑथेंटिक, ये नहीं कि फर्जी की चीज़ें नहीं। यूपी जी के हम ले लेंगे, कोई प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, जैसे ये बुक करा ही रहे हैं, कोई आप बुक और कहेंगे तो वो कराने लगेंगे, या मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो जो आप कहेंगे वो करने लगेंगे। ठीक दोस्तों, लेकिन अभी जो है इसे थोड़ा ध्यान देंगे। अभी 1-2 वीडियो मिलेंगी आपको, तो वो देखिएगा। बाकी क्विज जो मतलब भेज रहा हूँ, यानी कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, उस पर आंसर दिया करिए, वही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए, धीरे धीरे चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। हमें थोड़ा टाइम दीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें तो हम येलो बुक देख रहे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट ही करा दी। आज हम ज्योग्राफी देखेंगे। देखिए इसमें भी फैक्ट बहुत सारे आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, और आपको बहुत सारे मेथड भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है, यानी भूगोल क्या होता है। तो देखिए अगर ऐसे अगर बात करेंगे तो भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, यानी पृथ्वी गोल। तो इस मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे कि जियोग्राफी क्या होती है, तो देखिए जियो प्लस ग्राफी दो शब्द से मिलकर है। ठीक, तो जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन, यानी पृथ्वी का जो है हम अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन यानी पृथ्वी का किस चीज़ की मतलब किस चीज़ का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए पृथ्वी पर जो चीज़, एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। जैविक घटक में जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे आ जाएंगे। अजैविक घटक में जैसे प्रकाश है, ताप है, दाब है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, अजैविक घटक। तो हम इनका जो अध्ययन कर रहे हैं ना, वो हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये एकदम सिंपल परिभाषा है, थोड़ी सी है, आप अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक है, और अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक दोस्तों, देर नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ लिखा है भूगोल का नामकरण इस समय, मतलब इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है, तो यूनान के निवासियों को जाता है। अगर हम बात करें तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं, एस्थेनीज को कहते हैं। इसे हम जूम करते हैं दोस्तों थोड़ा, ताकि मतलब बेहतर तरीके से आपको दिखे। ठीक दोस्तों, देखिए किसे कहते हैं, एरिस्टोस्थनीज को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें यानी यूनिवर्स, तो देखिए यूनिवर्स में वो चीज़ें क्या होती है पता है, पृथ्वी को भी हम शामिल करते हैं। देखिए एक इसका मतलब एक मेथड मैं आपको बता दूं, छोटा सा है ट्रिक मॉडल। देखिए पृथ्वी हुई, पृथ्वी प्लस ज्ञात उल्कापिंड और अज्ञात उल्कापिंड, यानी ज्ञात उल्कापिंड, देखिए ज्ञात उल्कापिंड और सॉरी उल्कापिंड नहीं, ज्ञात पिंड और जो है अज्ञात पिंड। यानी अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में ऐसे पिंड हैं जो ज्ञात हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, यानी अज्ञात हैं, जिनकी हम खोज नहीं कर सके। तो वो सारी चीज़ें हम समाहित करते हैं ब्रह्मांड में। देखिए ब्रह्मांड भाई यूनिवर्स के अगर हम बात करें तो यूनिवर्स के अंतर्गत हमारी पृथ्वी भी तो आएगी। तो यानी पृथ्वी आ गई, उसके बाद जो ज्ञात है पिंड वो भी आ गए, जो अज्ञात हैं वो भी आ गए, यानी हमने इसमें सारी चीज़ें ले ली। समझ आएगी नहीं? तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी हमारा ब्रह्मांड बन जाएगा। देखिए एक सिंपल में समझिएगा, क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ने चलेंगे ना तो कुछ ना समझ में आएगा, थोड़ा मतलब लॉजिकल सोचिएगा। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी आएगी, ज्ञात पिंड भी आएंगे, अज्ञात पिंड भी आएंगे। समझ में आएगी नहीं? लेकिन अगर हम यही अंतरिक्ष की बात करें तो विदाउट अर्थ, यानी हम यहाँ पे पृथ्वी हटा देंगे। क्या हटा देंगे, तो पृथ्वी को हम बाइकाट कर देंगे, यानी जो हमारी अर्थ है इसे हम हटा दें। यानी अर्थ को छोड़ करके बाकी ज्ञात पिंड और जो अज्ञात पिंड है हमारे, वो सारा हमारा क्या है, अंतरिक्ष है। समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज़ है। या फिर हम इस तरह करते हैं, पृथ्वी को छोड़कर समस्त जो हमारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी को छोड़ करके जो समस्त ब्रह्मांड है वो हमारा क्या है, अंतरिक्ष है। समझे कि नहीं? तो दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं, लेकिन आप सिंपल से समझे, जो मैं बता रहा हूँ वो समझेगा तो ब्रह्मांड और अंतरिक्ष एकदम सिंपल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाएं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए इसमें एकदम
अलग लेवल का दिया है, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक, लिखा है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। कॉस्मोस ब्रह्मांड के लिए प्रयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द है कॉस्मोस। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया है एवं बाद में रॉबर्ट विग्नर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आया भी होगा। अगला है ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ठीक दोस्तों, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मांड की हम अभी तक ज्ञात ही नहीं कर पाए हैं। ठीक, अगर आगे बात करें मंदाकिनी क्या है यानी गैलेक्सी क्या है, तो तारों का एक समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है वो मंदाकिनी कहलाता है। अगर हम आगे बात करें तो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम जो है वो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है। इसका 80% भाग जो है सर्पिलाकार है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है, यानी 3 भुजाएं हैं जिसमें से सूर्य जो है दूसरी भुजा पर स्थित है। इस मंदाकिनी का सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, मतलब इसको देखा सबसे पहले तो गैलीलियो ने देखा। दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ नहीं चीज़ें याद हो रही तो लोड नहीं लेना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं। ठीक, लेकिन जैसे हम आगे भाई ग्रह पे बढ़ेंगे, ग्रह के बाद या आप सूर्य पे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनने लगेंगे, तो वहाँ हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे और याद भी करा देंगे। ठीक, टेंशन ना लीजिएगा ज़्यादा, बस ये है फैक्ट आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है, थोड़ा कठिन होता है लेकिन एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी यानी देवयानी कहते हैं। आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि किसने की है, तो डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। क्या है, ओरियन नेबुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निहारिका क्या होती है, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे नेबुला कहते हैं। ये होती है आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। यानी जो हमारी आकाशगंगा है या जो और दूसरी आकाशगंगा है तो उसमें जो है धूल और गैस के जो मेघ होते हैं ना उन्हें हम निहारिका कहते हैं। यदि गैस उद्दीपित होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबंधित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका दिखाई देती है। ठीक दोस्तों, तो ये इतनी चीज़ें हैं, अगर आपको याद हुई तो ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे, आपको थोड़ा याद रखना है, ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों को समूह को क्या कहते हैं, हम सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों देखिए एकदम सिंपल समझिएगा, सौरमंडल सोलर सिस्टम क्या है, तो देखिए सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, ठीक, उनका जो समूह है ना वही सोलर सिस्टम है। अब इसके चारों ओर भाई सीधी सी बात है, ग्रह भी लगाएंगे, क्षुद्र ग्रह भी लगाएंगे, धूमकेतु भी है, उल्कापिंड भी है तथा अन्य आकाशीय पिंड हैं। तो ये सारे, इनका जो सारे का समूह है ना ये सौरमंडल है। मतलब एकदम सिंपल सा समझ के चलिएगा आप। ठीक, सौरमंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने की। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तारा आ गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, चलो अभी आगे बता देते हैं। थोड़ा लॉजिकल है, आप देखते होंगे, गैस से संबंधित आपके बताएंगे, जो घर में सिलेंडर नहीं होता उसी से। देखिए अगर हम बात करें, तारा एक विशाल आकार का खगोलीय पिंड होता है जो अपना प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करता है तथा निहारिकाओं से उत्पन्न होता है। ये आकार, द्रव्यमान और ताप में सूर्य के व्यास का 450 गुना छोटे से 1000 गुना तक बड़े होते हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व जो होते हैं 2.5% होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आप अगर कोई, अब जैसे ये मान लीजिए प्रीलिम इस तरह आया क्वेश्चन तो आप आराम से लगा लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आप मेंस लिखें तो लगभग लगाएंगे। ठीक, कभी भी एग्जाम में याद रखेंगे, अगर आप कभी मेंस दें किसी भी एग्जाम का, तो उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको लिखना पड़े बाई चांस, तो आप किसी भी चीज़ को पॉइंट में नहीं लिखेंगे, लगभग लगा देंगे। ठीक, तो ये चीज़ सोच के चलिएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ हीलियम लिखा है 26.5%, लेकिन जो एग्जामिनर कहीं कोई बुक पढ़ा होगा तो उसके माइंड में होगा 26.4%, 5%, और आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आप क्या करेंगे, आपका वो देखेगा नहीं, काट के फेंक देगा। लेकिन आप लगभग लगा देंगे तो वो भी समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ये याद रखना कि हीलियम 71% है, उसके हाइड्रोजन 71% है, उसके बाद हीलियम है। तो सबसे ज़्यादा यही दो गैसें हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तारों में हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन की प्रक्रिया होती है। तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है कि उसका आकार कितना बड़ा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है दोस्तों। क्या है? सूर्य है। शायद पृथ्वी से देखे जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। कैसा तारा है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है दोस्तों। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक चमकीला तारा है शायद, ठीक। अगर हम बात करें सन की, देखिए सूर्य यानी सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। क्या है? सौरमंडल का प्रधान है यानी प्रमुख है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप कभी जानते ना होंगे। मैं आपसे पूछूं कि सूर्य चक्कर लगाता है? लगाता है दोस्तों। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये समझ के चलिए। देखिए मैं भाई ऐसे अगर बुक ही पढ़ाऊँगा ना तो अच्छा मुझे नहीं लगता है। मुझे पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन सिर्फ बुक ही रटा दूँ तो गलत बात है। देखिए ये सन है मान लीजिए, अब इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा ली हमारी, ठीक। पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और भी ग्रह लगा रहे हैं, और पृथ्वी का ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है कि नहीं दोस्तों? हमें ये तो पता है कि मतलब हम पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का लगाता है, सूर्य दोनों का लगाता है। लेकिन दोस्तों सन भी किसी न किसी ग्रह का तो किसी न किसी जो है अपनी आकाश गंगा या फिर तारे का चक्कर लगा रहा होगा। वो भी तो किसी न किसी का चक्कर लगा रहा होगा दोस्तों। तारा भी, सूर्य भी किसी न किसी का लगा रहा है, याद कर रखिएगा, ठीक। भले ही हम नहीं जानते हैं या हमें नहीं पता है, लेकिन सूर्य भी किसी न किसी का लगा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज़ स्थायी नहीं है। कोई ना कोई मतलब सारी चीज़ें किसी न किसी के चारों ओर घूम रही है। समझे कि नहीं? तो ये चीज़ याद रख के चलिएगा। बस वो है कि हमारी दृष्टि से सूर्य नहीं घूमता, यानी हम जो है पृथ्वी घूमती, लेकिन चंद्रमा भी मतलब सूर्य भी घूमता है। समझे कि नहीं? वो हमें दिखाई नहीं देता है या मतलब हमें प्रतीत नहीं होता है। तो ये समझ के चलिएगा बस। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा मतलब जानकारी एडिशनल दे रहा हूँ ताकि मतलब माइंड में रहे, कभी कोई पूछ ले तो बता सके। सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन है। देखिए सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आप समझ सकते हैं ना? ये देखिए जो अभी मैं कह रहा हूँ वो मतलब सही है, आप सोच के चलिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। अब ये अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर हम बहुत डीप चले जाएंगे। तो थोड़ा आप ऐसे समझ के चलिएगा कि उत्तरी ध्रुव होगा तो और अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी होगा तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। दक्षिण में ही ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों, तो इस तरह थोड़ा याद रखेंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन व बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक दोस्तों, एक सन स्पॉट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब सन स्पॉट जो पड़ता है अगर, तो उस समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होता है। समझे कि नहीं? पृथ्वी पर तो वो सारी चीज़ें आप बहुत मतलब डीप में चले जाएंगे फिर हम। देखिए अगर हम बात करें सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये याद रखेंगे, जो अल्का सेंचुरी समूह का एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम आगे बात करें तो साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। वह रात्रि में सर्वाधिक चमकता है। अगर हम बात करें एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रीन प्लैनेट है। क्या है? ग्रीन प्लैनेट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाए। तारों का रंग दोस्तों, अब हाँ यहाँ यही कॉन्सेप्ट बताएंगे भैया। देखिए तारों का रंग, तापमान एवं उम्र। तारों के रंग उनके तापमान को ज्ञात किया जाता है, मतलब तारे के रंग से उसके तापमान का अंदाजा लगाते हैं। अगर तारा जो है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक सेकंड, देखिए यहाँ तारों द्वारा मुफ्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए, नीला व सफ़ेद है तो युवा है यानी आद्य तारा है, नारंगी है तो प्रौढ़ है, और लाल है तो वृद्ध है यानी लाल तारा। अगर लाल तारा दिखाई दिया यानी वो मर चुका है। समझा कि नहीं?
और देखिए सबसे, अगर मैं आपको बात करूं, यही तीन गैस, इसी तरह की तीन आपको चीज़ें हमारे यहाँ जो गैस जलती नहीं है, गैस चूल्हे पे गैस जलती है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नीली जलती है कि नहीं। उसके बाद जब ख़त्म होने लगती है तो धीरे धीरे सिलेंडर ख़त्म होने लगता है तो आपको लाल प्रतीत होता है, तो आप जान जाते हैं कि ये ख़त्म होने वाला, लाल लास्ट में दिखाई देता कि नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यानी नीला है तो सर्वाधिक है, यानी उसमें ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में है, जो ऊष्मा है तापमान है उसका सबसे अधिक मात्रा में है। नारंगी आएगा तो थोड़ा कम मात्रा में है, और लाल आ जाएगा तो यानी पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, पहले चूल्हे पर खाना बनता था हमारे यहाँ या आपके यहाँ, सबके यहाँ चूल्हे पे बनता था, सॉरी। तो चूल्हे पे लाल जो है रंग का प्रकाश निकलता था, यानी तापमान या ऊष्मा लाल रंग की थी, ठीक है नहीं, आप देखे होंगे। तो खाना बहुत लेट से बनता था, लेकिन अब गैस आ गई है तो नीला प्रकाश निकलता है तो खाना देखो खट्ट से बन जाता है, समझा कि नहीं। तो नीला जो है मतलब उसकी आँच जो है वो नीली है तो खाना जल्दी बनता है। वही धीरे धीरे देखेंगे आप वो लाल में तब्दील होती है तो खाना लेट बनेगा और ख़त्म होने का संकेत देगा, समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वही कॉन्सेप्ट है, सेम लगा दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह कृष्ण विवर या ब्लैक होल बन जाता है। अब हम चंद्रशेखर सीमा की ओर चलते हैं। देखिए एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने श्वेत वामन तारों की जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत दिया। 1.44 मिलियन और द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इन्हें W.F. फाउलर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नक्षत्र की अगर हम बात करें, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। यानी एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह जो होता है वो नक्षत्र कहलाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने यह 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना की है। किसकी? अभिजीत की परिकल्पना की है। आगे बढ़ जाए। अगला दिया, एक नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। अगर हम बात करें धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो वह गर्म होने के बाद उसमें गैसों का फुहार निकलने लगता है, जिससे पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, उसे पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद होते हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है। देखिए दोस्तों एक चीज़ बताओ, देखिए धूल के बर्फ व गैस से निर्मित है, तो ये जब सूर्य के नज़दीक जाएंगे तो गैस पिघलेगी, दूर दूर हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे आप थोड़ा समझ के चलिएगा, और इतना बहुत ज़्यादा इसमें घुस नहीं जाना कि हमें नहीं याद ही करना हर चीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जो जहाँ इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें अभी आएंगी धीरे धीरे, जब प्लेनेट पे चलेंगे ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे ये सब चीज़ें कुछ हैं, तो ब्लू मून है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो याद रखेंगे बस आप माइंड में। मैं इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक। ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट हम वही पढ़ें बाकी चीज़ें ना पढ़ें, वो तो मैं आपको बाद में भी करा दूंगा ना, जो इंपॉर्टेंट होंगी वो अलग से पढ़ा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें, हाइली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह वर्ष 2062 में दिखाई देगा। अगर हम बात करें उल्का पिंड की बात करें, या उल्का क्या होता है। देखिए दोस्तों, उल्का पिंड में अंतर है। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं ये भी। देखिए जब सूर्य मतलब कोई भी पिंड जब हमारे वायुमंडल से टकराता है, ठीक, कोई भी पिंड वायुमंडल से जब हमारे टकराता है और वो जल के वही वायुमंडल में ख़त्म हो जाए, यानी अगर वायुमंडल में ख़त्म हो गया तो वो हमारा कहलाएगा उल्का। क्या कहलाएगा? उल्का। लेकिन अगर वो वायुमंडल में ना ख़त्म हुआ और वो आके हमारी पृथ्वी पर गिर गया, ठीक, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, तो वो पूरा कहलाएगा उल्का पिंड। समझे कि नहीं? यानी पृथ्वी पर गिरा तो उल्का पिंड, और पृथ्वी से बाहर ही नष्ट हो गया तो वो होता है उल्का। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। ब्लू मून क्या होती है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है ना, वो ब्लू मून कहलाता है। देखिए
मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या और उसके बाद चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण में अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल देख लीजिए, वो हमेशा आपको याद करा दूंगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिखा है इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम अंतराल का होना है। बहुने ग्रह क्या होते हैं? ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU द्वारा वर्ष 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा में भिन्नता रखते हैं, उन्हें बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। वर्तमान में यम यानी प्लूटो, सेरेस, चिरान, एरिसेस, होमिया, मेक आदि बहुने ग्रह हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बहुना ग्रह नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा बहुना ग्रह है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा याद रखेंगे, हल्का सा दोस्तों, ठीक, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम लोग ये देख लें, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, फिर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्ट्रोनॉट, ये क्या कहते हैं, एस्ट्रे लुइस, ये क्या लिखा है कोई, अरे चलो जो भी लिखा है इंग्लिश में, हिंदी देखते दोस्तों। लिखा है मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ये सीधी सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे कि हमारा जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है, हमारा सन है, तो यहाँ क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये थोड़ा नीचे चला आया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति, ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद यहाँ फिर बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति शुक्र सॉरी बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक। तो इनके बीच में जो है ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अभी मैं फिगर बना के बाद में बता दूंगा, जब ग्रह पे हम चलेंगे तब वहाँ हम थोड़ा इसे डिटेल में देखेंगे। तो इनके बीच में पाए जाते हैं आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व करती है, सेम करते हैं दोस्तों। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनाता है, जैसे लोनार झील इसका उदाहरण है। एक प्रकार से उल्कापिंड हुआ, एक प्रकार से उल्कापिंड हुआ क्षुद्र ग्रह भी दोस्तों, ठीक। तो ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा है। फोर वेस्टा नामक एकमात्र फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सेरस सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं। महत्वपूर्ण तत्व, दो आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान काला होता है दोस्तों। अगला है, केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का, जबकि कापरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। अगला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और देखिए ये खिसक भी रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ये बना है अपने स्थान पे कोई चीज़। जैसे पृथ्वी का जो झुकाव यानी टिल्ट जो पृथ्वी है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उसका भी झुकाव बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जानेंगे धीरे धीरे। लिखा है प्रोटो स्टार या आदि तारे को भ्रूण तारा भी कहते हैं। अगला है कि 1916 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। 1967-68 में जॉन ए व्हीलर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। हिग बोसान कण को गॉड पार्टिकल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। गॉड पार्टिकल कहते हैं, यानी भगवान का कण कहते हैं, इस तरह किसे, हिग बोसान को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। जैसे लाल दानव क्या होते हैं, ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है, यानी हाइड्रोजन की कमी, लालिमा आ जाएगी। वामन तारे, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वो वामन तारे कहलाते हैं। इजी है दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं है सब। नोवा क्या है, या अत्यधिक, जैसे नोवा इनोवा गाड़ी देखे होंगे, ये नोवा लिखा है यहाँ पे। या अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है, इसे नोवा तारा कहते हैं। सुपरनोवा क्या होता है, जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरणों में पहुंचकर विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। कृष्ण विवर या ब्लैक होल क्या होता है, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता है या अंध क्षेत्र हो जाता है, इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के जॉन व्हीलर ने वर्ष 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों।
पल्सर क्या होता है? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग छोड़ते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है? प्राचीन काल में लोग तारों को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है दोस्तों। अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, या आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इस समय आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा आराम से। हम लोग तो जब भी छत पे चढ़ते हैं देखा ही करते हैं ये सब। ठीक, आगे अगर बात करें तो यह आप देखिए, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रह। ठीक, यहाँ से मतलब नज़र आपकी एकदम इस पे होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। कहाँ से? यहाँ से। वो तो आपका बैकग्राउंड था। देखिए, अगर हम बात करें, ग्रह हुआ खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते। पहला, जो सूर्य की परिक्रमा करें वो ग्रह कहलाएंगे, जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। भाई गुरुत्वाकर्षण होगा तभी तो गोल स्वरूप। देखिए, सूर्य अपनी ओर सबको खींच रहा है और सारे ग्रह सूर्य को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो गोल गोल घूमने लगे। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें ग्रहों की, या उपयुक्त परिभाषा वर्ष 2006 में प्राग सम्मेलन में तय हुआ, तथा अगस्त 2006 जो प्लूटो था ना उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसलिए ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई, क्योंकि जो प्लूटो था यानी यम ग्रह था, ये दूसरे की कक्षा काट रहा था। देखिए दोस्तों, अगर बात करें ग्रहों की, देखिए जिसे जिसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएं ग्रह, गोल गोल घूमें यानी परिक्रमा करें, इसके चारों ओर परिक्रमा करें। ये थोड़ा बन नहीं रहा है दोस्तों, इससे मैं देखिए हाथ से बनाऊँ। ये मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर, लेकिन जानते हो प्लूटो क्या कर रहा था? इसका काट दे रहा था, चक्कर इस तरह कर दे रहा था। समझे कि नहीं? तो ये दिक्कत कर रहा था, इसलिए इसको ग्रह से हटा दिए। अगर या इसे बौना ग्रह कह दिए, उसी श्रेणी में रख दिए। अगर हम बात करें, ग्रह के 2 भागों में विभाजित किया। पहला जो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह होता है। देखिए, पार्थिव या आंतरिक ग्रह होते हैं, ये चट्टान, एक प्रकार चट्टानी ग्रह होते हैं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम चट्टानी ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। पार्थिव या आंतरिक ग्रह को क्या कहते हैं? तो चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टानी ग्रह। ठीक, अब चट्टानी ग्रह है तो यानी ठोस होंगे, मजबूत होंगे। तो ये कौन कौन से ग्रह हैं? तो 4 ग्रह हैं, जो आंतरिक 4 ग्रह हैं। देखिए कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ बना है तो बनाने की जरूरत नहीं। देखिए, ये मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, यानी ये जो 4 ग्रह हैं ना, ये चट्टानी ग्रह हैं। इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ये जो 4 ग्रह इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये देखिए उल्का पिंड यहाँ पे है, उल्का पिंड भी है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे, या इन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं, या हम इन्हें जो है क्या ग्रह कहते हैं? गैसीय ग्रह कहते हैं। ये गैसीय ग्रह है, ये चट्टानी ग्रह है। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे, एग्जाम में जब भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या लिखा है यहाँ की, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यानी हम मंगल को देख सकते हैं, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को नग्न आंख से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये मैप आपको याद होना चाहिए। अब हम बुध के बारे में देखते हैं। बुध के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इससे सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसमें सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिन में पूरा करता है। और अगर हम बात करें, यह ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले तक, मतलब पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। देखिए, एक होता है ताप, तो सबसे ज़्यादा ताप दोस्तों किसका है? तो शुक्र का है। लेकिन यहाँ तापांतर की बात कर रहा है, जैसे मरुस्थल का तापांतर अधिक है। भाई अगर मतलब दिन है तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल गर्म हो जाएगा, लेकिन रात होगी तो सबसे ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा। तो सेम है, यानी ये जब दिन होगा तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा और रात में सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो यानी इसका जो तापांतर है ना वो अधिक है। अगर हम बात करें, इस ग्रह पर केलोरिस बेसिन पाया जाता है। कौन सा? केलोरिस बेसिन। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, बुध और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा नहीं है। शुक्र की बात करते हैं, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों। यह सबसे चमकीला ग्रह है तथा यह सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार व व्यास में पृथ्वी के समान है। कई बार पूछा, 2 बार पूछा है दोस्तों एसएससी ने। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा जो होती है दिशा वो किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। और बाकी जितने भी ग्रह हैं
सॉरी दोस्तों, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यानी उनकी दिशा कैसी है तो वामावर्त है। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए वीनस यानी शुक्र हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अरुण, सॉरी यूरेनस हो जाएगा ना। अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस। तो जैसे वासु लिखा है, मान लीजिए वासु, तो इसमें से वी आगे का ले लीजिए, यू पीछे का ले लीजिए, तो यही वी यू, यूवी, या आप यूवी किरण जानते हैं कि नहीं, यूवी। तो ये दो याद करने थोड़ा तरीका है, याद रखेंगे आप इस तरह। अगर हम बात करें पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा है, वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे आता है। ठीक, अगर हम बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। वर्तमान में पृथ्वी की औसत जो आयु है वो 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को जीवाइड कहा जाता है, यानी भूभाग कहते हैं, जीवाइड कहते हैं। ठीक, क्योंकि ध्रुवों पर दोस्तों चपटी है। कैसी है, चपटी है। देखिए इसका रीजन क्या है, ध्रुवों पर ये चपटी है। देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि ये यहाँ से घूम रही है। ठीक, ये जो देखिए आप कभी भी देखेंगे कि जो चीज़ घूम रही है, और सीधी सी बात है अगर पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ पे क्या बाहर की ओर फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ पे दोस्तों लगता है अब केंद्रीय बल, यानी बाहर की ओर फोर्स लगता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये अंदर की ओर फोर्स लगता है। तो सीधी सी बात, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। ध्रुवों पर अब केंद्रीय बल लगता है, और जबकि विषुवत रेखा पर अब केंद्रीय बल लगता है पृथ्वी में। तो जब दो बल लग रहे हैं तो अब केंद्रीय बल यानी इसे नीचे की ओर लाएगा, इसे क्या कर रहा है, नीचे की ओर चिपटा करेगा, और ये जो है बाहर की ओर निकालेगा इसे। ठीक, समझ में नहीं? तो ये चीज़ है, याद रखेंगे थोड़ा, आगे हम बताएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। देखिए अगला है कि इसका विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय है 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। इसे घूर्णन व दैनिक गति भी कहते हैं। दोस्तों इतनी स्पीड में चक्कर लगाती है, लेकिन हमें महसूस होता है, नहीं होता है, और ना होता है और ना होगा कभी। रीजन, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम उसी में बैठे हैं ना, पृथ्वी पर बैठे हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो हम ट्रेन से जब गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधे चल रहे हैं बाहर, आपको नज़र आएगा कि ट्रेन नहीं चल रही है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, सड़ हम तो बैठे ही हैं। इसका रीज़न क्योंकि हम पृथ्वी के सापेक्ष हैं ना दोस्तों, उसी में बैठे हुए हैं, तो हमें कैसे महसूस होगा। और पृथ्वी कोई छोटी सी तो है नहीं, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ है, जब आप पृथ्वी को छोड़ करके बाहर निकलेंगे अंतरिक्ष में तो आप देखेंगे कि पृथ्वी घूम रही है। समझे कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो ये जो चक्कर लगाती 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, इसे घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। अगर हम आगे बात करें तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होने का यही कारण है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम नोट इसमें देख लीजिए कुछ, गोल्डीलॉक्स जोन, यह निवास योग्य क्षेत्र तथा जीवन क्षेत्र पृथ्वी सदृश भी होता है। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा दोस्तों, मून। चंद्रमा की सतह पर उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगर हम आगे बात करें तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग होता है जिस पर अंधेरा रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा यानी 35,000 फीट है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर 59% भाग देख सकते हैं, यानी 59%। आगे अगर हम बात करें चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, बहुत कम समय लेता है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये हिमाचल प्रदेश टीजीटी में आया 2007 में, 1.3 सेकंड का समय लेता है। अगर हम बात करें तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सीधी सी बात है। अगला है कि चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी लगभग कितनी है, तो 3,84,400
किलोमीटर है। डेटा याद रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, ज़्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों हर चीज़ का। अगला है चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है, इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। यानी ये जो परिक्रमा करता है, देखिए परिक्रमा होता है एक परिभ्रमण होता है। परिक्रमा यानी हम सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है दीर्घवृत्ताकार में, तो वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी सूर्य परिक्रमण काल है उसका। लेकिन जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो वो उसे कहते हैं परिभ्रमण। समझ कि नहीं, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में अंतर है, तो याद रखेंगे। अपना अगर अपने ही अक्ष पे घूमेगी तो परिभ्रमण, और अगर सूर्य का चक्कर लगाएगी तो परिक्रमण। और परिक्रमण कितना, तो 365 दिन में होता है, 365 दिन 6 घंटे में होता है। और अगर हम बात करें परिभ्रमण, यानी वो अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है, एक चक्कर लगाती है, तो वो 23 घंटे 23 घंटे 56 मिनट और कितने सेकंड है दोस्तों, 1 सेकंड, डाटा बहुत ज़्यादा, हाँ 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो ये याद रखेंगे थोड़ा, ठीक। आगे बढ़ जाए। अब देखिए पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण की अवधि जो होती है लगभग जो है 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए। देखिए अगर हम बात करें, चंद्रमा का पथ जो है प्रवलयाकार होने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे पेरिजी यानी उपभू कहते हैं। इसी घटना को सुपरमून कहते हैं, जब इनके दोनों के बीच की दूरी कम होती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो अपोजी कहते हैं, और ये अपभू होता है, ठीक। अब जैसे देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब कम होती है, तो 4 जनवरी को होती है, तो उसे हम उपभू कहते हैं, सॉरी उपसौर कहते हैं, उपभू नहीं, उसमें उपसौर कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक अंतर देखेंगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। देखिए अभी माइंड में आ गया है तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा उपभू, यहाँ लिखा अपभू, ठीक। यानी भू यानी पृथ्वी से संबंधित हो जाए, भू यानी पृथ्वी, लेकिन वहाँ देखिए अपसौर, उपसौर यानी पृथ्वी नहीं, वहाँ चंद्रमा की बात होगी। उपसौर, सौर मतलब क्या, सूर्य, सौर, तो उपसौर अपसौर। तो 4 जनवरी को उपसौर होता है जब पृथ्वी और सूर्य करीब होते हैं, और जो 4 जनवरी, ठीक, 3 जुलाई है, मतलब एक है 3 जनवरी 4 जुलाई ऐसे है, देख लीजिएगा। तो जो जुलाई में होता है वो 4 जुलाई है शायद, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन 4 जुलाई है, चलो ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा यार दोस्त। देखिए जो 3 जुलाई है, 4 जुलाई है, जनवरी है, 3 जुलाई है, देखिए चलो ठीक, 3 हमको लगता 3 जनवरी है, 3 जनवरी नहीं 3 जुलाई है। चलो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए, एक सेकंड यार, देखिए यहाँ पे बात को समझिए कि जो जुलाई में होगा तो पृथ्वी दूर है, क्या है, पृथ्वी दूर है सूर्य से, सूर्य और चंद्रमा दूरी पर, सूर्य और पृथ्वी, यार क्या है, देखिए सूर्य और जो है पृथ्वी दूर है तो उसे अपसौर कहते हैं, और जब पास में है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो उपसौर जनवरी में होता है 3 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है, 3 जनवरी को होता है, 4 जुलाई एकदम करेक्ट है, जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, यहाँ पे वैसे ही सेम घटना है, यानी जब पास में है तो न्यूनतम दूरी होगी, यानी पास में है तो उसे उपभू कहते हैं, यानी पेरिजी कहते हैं। लेकिन वहाँ इसकी दूसरी इंग्लिश अपेलियन है, वो अलग मीनिंग है, ठीक है, इंग्लिश में। और यहाँ अगर अधिकतम है तो अपभू कहते हैं, बस इतना याद रखेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं तो देख लेते हैं मंगल, लेकिन टाइम देख लेते थोड़ा, ठीक है। देखिए मंगल देख लेते हैं, यह क्या है, यानी ग्रह हम सारे निपटा देते हैं आज। देखिए लिखा है मंगल ग्रह, यह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा तथा सूर्य की दूरी से के क्रम में चौथा ग्रह है। अगर हम बात करें तो इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना 687 दिन लगते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे जो है रंग जो इसका लाल है ना, वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दिखाई देता है। यह आंतरिक ग्रहों में से सबसे बाहरी ग्रह है, यानी जो आंतरिक ग्रह 4 मैंने बताया ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये मंगल जो ना देखो आंतरिक ग्रह का सबसे बाह्य ग्रह है, यानी चौथे नंबर पे है। अपने अक्ष पर कितना झुका है दोस्तों, तो 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन व रात होते हैं। देखिए अगर हम बात करें ना पृथ्वी जो है कितनी झुकी है दोस्तों, तो ये 21 से लेकर यानी 21.5 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, समझ आए कि नहीं। अगर हम बात करें तो फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा है, यानी फोबोस और डीमोस जो है ये 2 किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के हैं। उसमें जो है डीमोस सबसे छोटा है सौरमंडल का। अगर हम बात करें यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव भी हैं,
जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के सामान्य ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। दोस्तों बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी के 12 वर्ष बृहस्पति के 1 वर्ष के बराबर है। अगर हम बात करें, यह अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी अपने अक्ष पर घूमता है तो सबसे कम समय में लगाता है। यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 95 है। वर्तमान अभी रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें जो है 200 प्लस यानी 256 की ऐसे आसपास है, यानी 250 प्लस हैं किसके, शनि के। यानी सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं, उपग्रह है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इस समय किसके हैं, शनि के। यहाँ दूसरा लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें बृहस्पति के चंद्रमा आयो सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है। बृहस्पति का पलायन जो है वो 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। इसके बड़े आकार के कारण तारा सदृश भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी ग्रह कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स। आगे हम बात करें बृहस्पति तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र कहते हैं। अगला है कि बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग पीला है। बृहस्पति ग्रह को दीर्घकाय ग्रह या गैस दानों के रूप में जाना जाता है। अगला है शनि यानी सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। देखिए अगर हम बात करें तो जो बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति फिर शनि है, फिर आरुण है, फिर वरुण, तो ये 4 सबसे बड़े हो गए। उसके 5वें नंबर पे पृथ्वी, फिर 6ठे पे मंगल आ जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। अगला है शनि के चारों ओर वाले यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली है, जिनकी संख्या 7 है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। शनि का जो घनत्व है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है दोस्तों। इसीलिए तो आप देखोगे सबसे मतलब देखिए जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा तैरेगा पानी में, सीधी सी बात। अगर घनत्व कम है तो यानी प्रेशर भी उस पर कम होगा, दाब भी उसका कम होगा, तो वो तैरेगा, सीधी सी बात। अभी आप देखेंगे कि जो मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और बता दूं, जो महाद्वीपीय जो हमारा ना क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, और एक होता है सागरीय महासागरीय क्रस्ट। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है और महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये महाद्वीपीय क्रस्ट है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है और इसका घनत्व तो कम है। अगर सीधी सी बात है, जिसका घनत्व तो कम है, मात्रा अधिक है और घनत्व तो कम है। अगर इसका दोस्तों घनत्व तो कम है तो आप एक बात मुझे बताइए, घनत्व अगर कम है तो सीधी सी बात है ये ऊपर रहेगा और ये सबसे मोटा भी रहेगा। तो सबसे मोटी परत होती है क्रस्ट की, ठीक, महाद्वीपीय क्रस्ट की। और महासागरीय का बेसाल्ट से बना है, तो उसका घनत्व दोस्तों क्या है, सॉरी इसका घनत्व कम है, घनत्व नहीं है, देखिए इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व कम है। तो सीधी सी बात, अगर घनत्व कम है तो ये जो है मोटी नजर आएगी, ठीक। और इसका जो है घनत्व अधिक है बेसाल्ट का, यानी जो महासागरीय है बेसाल्ट का घनत्व अधिक है, तो सीधी सी बात चपटी नजर आएगी, यानी ये पतली होती है और ये मोटी होती है। तो यही अंतर है कि यानी जिसका घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा पानी में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आपको समझ के चलना है ऐसे नॉर्मल। अब देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मक्खन। आप देखिए ना, जैसे घर में जब दूध निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है मक्खन ऊपर आ जाता है, और जबकि मतलब मट्ठा या जो भी छाछ वगैरह वो नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मक्खन का जो घनत्व है वो कम होता है और छाछ का घनत्व अधिक है। तो जिसका घनत्व अधिक वो नीचे और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर। समझ आया कि नहीं? और बता दीजिए एग्जाम्पल, तेल पानी देखें, तेल में अगर मतलब पानी में अगर तेल डालें तो तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे, यानी पानी का घनत्व अधिक है, तेल का घनत्व कम है। वैसे ही सेम है, बस सब समझ में आ गया होगा भैया, बहुत एग्जाम्पल हो गए ना। अब देखिए शनि ग्रह का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परतों से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? 146 है। यह अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगर हम आगे बात करें यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में यह 7वां स्थान है इसका। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों देखिए मैं आपको अभी ट्रिक कुछ नहीं ज़्यादा ट्रिक इसमें है ही नहीं, मान लो
अभी आगे जब बढ़ेंगे आपको राष्ट्रीय उद्यान मतलब ट्रिक तो बहुत याद है और बहुत सारी पढ़ाई भी है इससे पहले। पता नहीं 10,000 से ज़्यादा तो मैंने क्वेश्चन ऐसे हवा में करा दिए होंगे ट्रिक से। बाकी मैंने लाखों क्वेश्चन तो पढ़ा ही दिए अब तक चैनल पे ना। तो आप जब देखेंगे चीज़ें समझेंगे तभी जान पाएंगे, ऐसे हवा में नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। अगर हम बात करें दोस्तों यूरेनस, तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां स्थान है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने वर्ष 1781 ईस्वी में किया था। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। आरूढ़ के कुल कितने ग्रह उपग्रह हैं दोस्तों? तो 28 उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, वरुण देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से कल देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नई बताएंगे जो मतलब बहुत आनंद आएगा आपको ना। अब वरुण भी देख लेते हैं। वरुण ग्रह आकार में चौथा व सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा है। इसके जो है उपग्रह कितने? 16 उपग्रह हैं। टाइटन यानी ट्राइटन लिखा है इसमें, ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। टाइटन आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गीजर के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे, यानी टाइटन पे क्या है? गीजर के प्रमाण है। आप पढ़ेंगे जब जो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ही पढ़ेंगे। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज हवा चलने वाला ग्रह है, यानी सबसे तेज हवा किस पे चलता है? तो इसी पे चलता है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे ग्रह हो गए, सोलर सिस्टम हो गया, ब्रह्मांड देखा, अंतरिक्ष देखा। देखिए ब्रह्मांड की जो परिभाषा हम बताए उसे नोट कर लीजिएगा, अंतरिक्ष की जो है उसे। तो ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी आप नोट कर देंगे। उपभू अपभू, उसके बाद फिर उपसौर अपसौर, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हल्की हल्की लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता तो गलत हो जाता है ना, तो याद नहीं। तो देखिए आपको पढ़ना यही है, आपको समझना होगा कि जो चीज़ मुझे नहीं आती नोट कर लें कि ना करें। तो जो चीज़ नहीं आती उसे नोट कर लो। ये जो मैं कभी कभी बताता हूँ ना, हूँ अलग से चीज़ें वो जैसे बेसाल्ट अभी बताया, घनत्व वाली बातें बताई, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक, अब हम पृथ्वी की गतियाँ स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसे हमें आराम से पढ़ना है, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोग हिस्ट्री नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हिस्ट्री देखिएगा, सपोर्ट करते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच।